प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरी पर। बजट 2013-2014 जनरल सेल्स टैक्स 16 से बढ़ाकर 17% कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ाने का फैसला। अवाम को बजट में रिलीफ की तलाश। और वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं जो सरकारी इदारे काबिले फरोख्त होंगे उनको फरोख्त कर दिया जाएगा। वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। अवाम को तवक्को थी रिलीफ की, लेकिन जीएसटी में इजाफे की वजह से हर चीज़ महंगी हो जाएगी, इसलिए ये ख्वाब तो शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। कुछ चीज़ों पर छूट ज़रूर दी गई है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर बड़ी गाड़ियाँ, उन पर उनकी ड्यूटीज़ में ज़रूर छूट दी गई है, लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। हाँ, अलबत्ता कुछ जो मुलाजमीन हैं, साबका मुलाजमीन, उनकी पेंशन में इजाफा किया गया है। नौजवानों के लिए कुछ नई स्कीम्स का ऐलान किया गया है, जिसमें उन्हें कम मार्कअप पर कर्जे भी दिए जाएंगे और ख़ास तौर पर 25 साल से कम उम्र के वो नौजवान जिनके पास मास्टर डिग्री है, उनको भी माहवार जो है वजीफ़ा दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जो आवाम जिनकी तवक्को कर रहे थे वो उनको नहीं मिली, और इस पर जो सियासी जमातों का रिएक्शन आया अभी तक, उसमें पीपल्स पार्टी, MQM और तहरीक इंसाफ ने इसको रवायती बजट करार देते हुए इसको रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा जो ट्रेडर्स हैं उनकी जानिब से भी अब इस पर रिएक्शन आ रहा है। ये तमाम मौजू आज बजट क्या लेके आया, इसके क्या असरात होंगे हमारी इकोनॉमी पर, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे इब्राहिम मुगल साहब, पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी साहबा, और एप्का के सदर हाजी इरशाद भी हमारे साथ होंगे और बताएंगे कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो इस सारे बजट को किस तरीके से देखते हैं। मैं सबसे पहले हाजी इरशाद साहब की तरफ जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम इरशाद साहब। वालेकुम सलाम जी। इरशाद साहब, ये बयान फरमाइएगा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो इजाफा नहीं किया गया, आप लोगों को तो बड़ी उम्मीद और तवक्कुआत थी, और जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उसमें तनख्वाहों में इजाफे ना होने की वजह से आप करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे इस बजट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से सूबाई सदर आपका पंजाब की हैसियत से मैं इस बजट को मायूस कुन बजट, सरकारी मुलाजमीन के लिए मुलाजमीन दुश्मन बजट करार देता हूँ, और इस बजट को हम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। ये पहला बजट है जिसमें सरकारी मुलाजमीन का पूरी बजट स्पीच में जिक्र तक नहीं किया गया। तो आपका क्या लाएमल होगा? आपने रिजेक्ट तो कर दिया, अब आप क्या करेंगे आगे? जुमा के दिन हम पूरे पाकिस्तान में बाशमूल आज़ाद कश्मीर मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उसके बाद सेंट्रल कमेटी आपका पाकिस्तान का इजलास होगा, जिसमें चारों सूबों के सदूर जनरल सेक्रेटरी और आज़ाद कश्मीर के सदर जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी कायदीन शिरकत करेंगे। उसके बाद मुस्तकिल लाएमल का ऐलान किया जाएगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब को अपील की जाएगी कि वो खुदारा ग्रेड 1 ta 16 के कम अज़ कम इस पिसे हुए तबके को रिलीफ दें। वो 75 अरब रुपया जो इनकम सपोर्ट के नाम पर पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम के तौर पर पिछली हुकूमत ने जारी रखा, अब इन्होंने भी उसको कंटिन्यू रखने का फैसला किया है। वो किसको अपना सपोर्ट करना चाहते हैं? सरकारी मुलाजमीन तो हुकूमत वक्त की लाइबिलिटी बनती है कि उनको महंगाई के तनासब से। हाँ, ये शाह साहब हमारे साथ ही रहिए। मैं यहाँ पर शहजाद चौधरी साहब आपको मैं इन्वॉल्व करूँगा गुफ्तगू में। ये बयान फरमाइए कि आज एक जो फैसला हुआ बजट में वो ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं, अगर 2 लाख रुपए तक किसी ने अपनी फ़ीस दी है तो उस पर भी 5% टैक्स लगा दिया गया, यानी अब वो 2 लाख और 10,000 रुपये देगा। ये तो हमने कहीं नहीं देखा कि आप स्टूडेंट्स को टैक्स नेट में लाने की कोशिश करें और तालीम पर आपने टैक्स लगा दिया। जी, मैं समझता हूँ, देखिए इसमें चंद चीज़ें ऐसी हैं, बदकिस्मती से नवाज शरीफ साहब ने अभी तक कौम से ख़िताब नहीं किया। बेहतर होता कि वो ख़िताब करते और अपनी मुश्किलात का इजहार करते कौम से, और ये बताते कि हमारे पास ख़जाने में इतना पैसा नहीं है इस साल के हम मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उनको बढ़ा सकें। और ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि को जायज़ बात है कि वो नहीं बढ़ा सके बहालत मजबूरी, बवजह मजबूरी, लेकिन उसको ना बताना, एक्सप्लेन ना करना, पहले आके ना बताना, अब इस किस्म के जो बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के लिए अब ये मसले खड़े हो जाएंगे।
दूसरी जो चीज़ मैं समझता हूँ वो ये है कि जैसे आपने स्टूडेंट्स का जिक्र किया, इसके अंदर भी जो एक तालीमी पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में एक बजट्स का जो सूरत आनी चाहिए थी वो भी नहीं आई। देखिए, बजट का सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट मैं समझता हूँ ये जमा तफरीक नहीं होती कि हम अपने एक्सपेंडिचर्स को, रेवेन्यूज़ को आपस में बैलेंस करते रहें और उसको देखते रहें। हमें ये देखना होता है कि हम क्या डायरेक्शन दे रहे हैं बजट के अंदर, एलोकेशन या जो स्ट्रेटजी है रिकवरी की वो क्या होगी। तो मुझे जो आज मैंने बजट सुना है, अनफॉर्चुनेटली मुझे इसके अंदर कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आती, और ये एक ऐसा गेपिंग होल है जो कि हमारे तकरीबन हर बजट में होता है कि हम इस मौके को लूज़ कर देते हैं। हम ये नहीं डिटरमिन कर पाते कि कहाँ पे सब्सिडी दे के, कहाँ पे सपोर्ट दे के, कहाँ पे टैक्स के अंदर छूट दे के हम कौन से शोबाए तरक्की, ज़िंदगी को, जो मईशत को हम आगे बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि ट्रिगर बनेगा हमारी पूरी इकॉनमी के ऊपर। शहजाद साहब हमारे साथ ही रहिए। मैं अब चलता हूँ इब्राहिम मुगल साहब की जानब। मुगल साहब, ये GST जो है वो 1% बढ़ाई गई है, ये कहा गया, लेकिन ये तो जो नॉन रजिस्टर्ड हैं उनके लिए तो 2% बढ़ाई गई है। तो अगर हम देखें तो ये बेसिकली तो 3% जो है वो जनरल सेल्स टैक्स लगाया गया। तो ये तो एक बहुत महंगाई होगी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जी, आपने बजा फरमाया, ये 1 या 2% नहीं रहेगी। जब एंड कंज्यूमर तक जाएगी तो मुमकिन है ये 5% तक चली जाए। लेकिन एक दो चीज़ें कौम के सामने वाजे कर दें कि बजट क्या होता है। बजट कोई भी हुकूमत हो, उसकी आईनी जिम्मेदारी है कि वो सालाना बजट पेश करे। माजी में एक ऐसे वजीर आज़म भी आए पाकिस्तान में जिन्होंने अपने वजीर ख़जाना को कहा कि यार हालात ठीक नहीं, किसी तरह ये नहीं हो सकता कि बजट ही पेश ना करे। ऐसा भी हुआ, लेकिन बजट एक आईनी जिम्मेदारी है। मुआशी और मुआशरती मसाइल को बजट में देखा जाता है, मुआश को भी और मुआशरे को भी। तीसरी चीज़, मुईशत की मनसूबाबंदी की जाती है ताकि मुआशरे के हर तबके के मसाइल को एड्रेस किया जा सके। ये तो मुगल साहब हमें नज़र आ गई, मनसूबाबंदी के टैक्स लगा दिया गया, GST लगा दिया गया, अब तो हर चीज़ महंगी होगी। तो यही मनसूबाबंदी है मईशत की। अच्छा, चौथा ये कि अहदाफ हो आपके कि आमदन क्या है और इखराजात क्या है। अच्छा शमी साहब, मैं आपको एक बात कर दूं, मैं ज़ाती तौर पर नहीं करता, ये जो क्लर्क अब करेंगे ना हड़ताल, तो इनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। मियाँ बरादरान की एक आदत है माजत के साथ कि वो भीख देना पसंद करते हैं, हक देना पसंद नहीं करते। अच्छा, आप हमारे साथ ही रहिए मुगल साहब। मैं शाजिया मरी साहबा से एक सवाल करना चाहता हूँ। शाजिया साहबा, हुकूमत ने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको तो जारी रखा है और उसमें पैसे कुछ थोड़े से ज़्यादा डाल दिए, अगरचे उसका नाम तब्दील कर दिया है। जी बिल्कुल समी साहब, ये आज जब बजट तकरीर हो रही थी तो उस दौरान फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बिल्कुल बात कही और वो कतराते रहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का नाम लेने से, जबकि ये प्रोग्राम उनसे मुंसलिक था, उनके नाम से मुंसलिक था। और यकीनी तौर पर ये एक सोशल नेटवर्क और जो सोशल आपका पूरा सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मौशी एतबार से भी ये फैसिलिटेट कर रहा है प्रोग्राम, जिसको यूनाइटेड नेशंस ने भी सराहा है। एक अच्छा प्रोग्राम है और ये अच्छी बात है कि उन्होंने इसमें इजाफा भी किया, रकम भी बढ़ाई है, जो कि आगे कोई भी हुकूमत होती यकीनी तौर पर ये चीज़ करनी भी पड़ती। लेकिन जो नाम से अलहदगी उन्होंने इख्तियार की है, इसकी वजह हमें समझ नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक एक अलग बात है, लेकिन उनका अपना स्टैचर, उनकी एक अपनी शख्सियत और एक लीडरशिप है जो पूरी दुनिया में बिल्कुल। आप जी तो, शाजिया मरी साहब हमारे साथ रहिए। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, मैं ब्रेक के बाद आप इसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। बजट पर बहस जारी है, हम गुफ्तगू कर रहे हैं। कराची में हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया मरी साहबा। शाजिया साहबा, इस बजट में कुछ ऐलानात ऐसे भी किए हैं गवर्नमेंट ने जिसमें नौजवानों के लिए वजीफ़ों का ऐलान किया गया है और जो मिडिल पास नौजवान हैं उनके लिए भी कुछ उनको हुनर सिखाने का बंदोबस्त भी किया गया है। तो कुछ लैपटॉप स्कीम का भी अनाउंसमेंट की गई है और फिर ख़ास तौर पर कराची में जो रेलवे का सर्कुलर मंसूबा है उसके लिए भी रकम रखी गई है। तो बजट में अच्छी चीज़ें भी तो हैं। सही साहब, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं कराची में नहीं, इस्लामाबाद में हूँ इस वक्त।
और जहाँ तक बात आप कर रहे हैं यूथ के हवाले से और स्कॉलरशिप्स के हवाले से, देखिए यकीनी तौर पर जो बातें अच्छी हैं वो हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बजट में एक बड़ी जो अहम तवक्का होती है वो सैलरीड लोगों को होती है, वो आवाम को होती है। और बावजूद मुश्किलात के कोशिश ये की जाती है कि हुकूमत कुछ स्पेस उनके लिए क्रिएट करे, ख़ास तौर पे जब आप 1% टैक्स में इजाफा कर रहे हैं। सेल्स टैक्स में 16% से 17% तक इजाफा हो गया। यकीनी तौर पर काफ़ी चीज़ों पर ये इजाफा असरअंदाज होगा और वहाँ पर जो आवाम या सैलरी तबका, ख़ास तौर पे हुकूमत की जो मुलाजमीन ये देख रहे थे कि शायद उनकी तनख्वाह में इजाफा होगा। और आज बजट पेश होने से कबल भी ये बात हो रही थी कि शायद 15% इजाफे की तवक्का है। बहरहाल वो इजाफा सामने नहीं आया। अगर मैं जिक्र करूं कि क्या चीज़ें फोकस की गई हैं या क्या नहीं, तो बड़ा सिलेक्टिव फोकस है इनका। ये बात मैं एग्री करती हूँ आपके एक ऑनरेबल पार्टिसिपेंट की कि स्ट्रैटेजीज नहीं बताई गई। रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट तो बता दिया गया है, लेकिन वो बड़ा गैर हकीकी, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नज़र आ रहा है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट जो बता रही है कि 2475 बिलियन ये टैक्सेस की मद में कलेक्ट करेंगे, जबकि मौजूदा सूरत हाल ये है कि अब तक भी 2000 बिलियन तक भी कलेक्शन नहीं पहुंची है। तो आप सूबों से ये कलेक्शन करवाएंगे, सूबों को कोई रियलिस्टिक टारगेट्स देने चाहिए। अगर पहले आपकी कलेक्शन का ये हाल है तो आगे जो आप नंबर्स दे रहे हैं, जो एस्टिमेट्स दे रहे हैं, वो रियलिस्टिक होने चाहिए। इसी तरीके से 115 बिलियन ब्लॉक एलोकेशन है। अब ये स्पेशल इनिशिएटिव्स की मद में वो कौन से स्पेशल इनिशिएटिव्स है हमें नहीं पता। तो ना तफसील है ना स्ट्रैटेजी, इन चीज़ों में अभी भी हम समझ रहे हैं। अभी तो तफसील से पढ़ना भी है बजट, लेकिन फिल वक्त ऐसी कोई भी तफसील इस बजट स्पीच में हमें नजर नहीं आई। और दीगर शादी साहब हमारे साथ ही रहिए। अब हम चलते हैं फैसलाबाद, वहाँ पर जो चेयरमैन पावर लूम्स एसोसिएशन वहीद रामे हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रामे साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। रामे साहब, आप क्योंकि बिजनेसमैन हैं और ये जो बजट आया है, आप बताइए इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत ने अगर अपने तरक्याती फंड्स और डिस्क्रिशनरी फंड्स जो हैं और वजारत को कुर्बानी दी है, तो उसके हिसाब से वो बिज़नेस कम्युनिटी से भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रहे हैं। और बिज़नेस कम्युनिटी चाहती है कि अगर 225 अरब रुपये जो उन्होंने तवानाई के बहरान के हल के लिए और जो ज़ेर-ए-गर्शी कर्जा है उसके हल के लिए रखे हैं, तो अगर वो हमें तवानाई दे दें तो फिर सारी चीज़ें जो हैं वो उसका असूल हो सकता है। जिस तरह इन्होंने 4.4% शरह नमू रखी है, उसके लिए बिज़नेस कंडूसिव हालात जो हैं वो पैदा करेंगे, तो ये टारगेट अचीव हो सकता है। अगर इन्होंने तवाने के बहरान को तवज्जो ना दी या इसके ज़ेर-ए-गर्शी जो कर्जा है उसको हल ना किया मामलात को, तो फिर ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए ये चीज़ों को मैं समझता हूँ कि एक हमारे से बहुत बड़ी कुर्बानी मांगी गई है। और जो सेल्स टैक्स 1% बढ़ा है, मैं समझता हूँ कि इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है इंडस्ट्री पर आएगा, वर्कर्स पर आएगा, इन्फ्लेशन का रेट बढ़ेगा और इससे जो इन्फ्लेशन कम हुई थी वो बढ़ेगी। तो सारी चीज़ें बिज़नेस कम्युनिटी के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों की जो है हल के लिए वो है कि तवानाई का बहरान उसको अगर ये हल कर लेंगे। और दूसरा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो अनरजिस्टर्ड इंडस्ट्री थी, ख़ासतौर पर छोटी इंडस्ट्री जो है ये अनरजिस्टर्ड थी, तो उसके ऊपर 5% सेल टैक्स का जो नफाज किया गया है, उससे अनरजिस्टर्ड छोटी इंडस्ट्री जो है उसका जो नुकसान का एहतमाल है वो यकीनन उससे मुतासर होगी। और वो तो लोग पहले ही बिजली के ऊपर 16% सेल टैक्स देते थे, 5% इजाफी टैक्स वो दे रहे थे, 21% था, तो उनके ऊपर एक इजाफी बोझ ला दिया गया है। और उसके अलावा जो अनरजिस्टर्ड ट्रेडर था जो हमसे पावर लूम से हमारा खाम कपड़ा खरीदता था, उसके ऊपर भी टैक्स है। तो ये सारी चीज़ें अगर 3 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाता बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता और शेरा को इसको कम करके हमें तो फिर ये ज़्यादा बतदरीज किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। आप फरमा रहे हैं। हमारे साथ ही नहीं रामे साहब, मैं चलता हूँ इब्राहिम मुगल साहब की जानिब। मुगल साहब, ये जो टैक्स लगा है कुछ चीज़ों पर, उसके बाद तो अब ये इत्तलात आ रही हैं कि जो दूध का डब्बा है वो कम से कम 12-15 रुपये महंगा हो जाएगा। इसी तरह मशरूबात पर 6 से 9% टैक्स लगाया गया। ये जो पेप्सी की बोतल है, कभी गरीब आदमी पी लेता था, वो बड़ी लीटर जो बोतल है उस पर भी 10-12 रुपये इजाफा हो गया। तो ये कैसे ये गुजारा होगा? समी साहब, जिन लोगों ने नून को वोट दिए, आज उन्हें एक बहुत अच्छा तोहफा तो नून ने शुरू तो कर दिया काम, लेकिन एक दो चीज़ें कौम गौर से सुन ले। 1.5 या 2 महीने के बाद नून वाले जो खुद हैं उन्हें एहसास होगा
कि उन्होंने बहुत बड़ी हमाकत से ये बजट तैयार किया था जिसमें होमवर्क मुकम्मल नहीं था। क्यों? समी साहब, 1675 अरब रुपए आपका मालियाती खसारा है बजट का, 1451 अरब रुपए तजारती खसारा है, 627 अरब रुपए पाक फोर्सेस के लिए है, 274 अरब रुपए टू रन द गवर्नमेंट है, 490 या 500 अरब रुपया जो कहा कि सर्कुलर डेट ये मैजिक का काम होगा, 2 महीने में खत्म कर देंगे। समी साहब, ये 4527 अरब रुपए बनते हैं। टैक्स जो आपने बजट को पेश किया वो किया 3591 अरब रुपए का। टैक्स कलेक्शन आप कह रहे हैं 2475 अरब रुपए होगी। किसको धोखा दे रहे हैं, किसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं? हाँ, ये हो जाता अगर आज ऐलान करते एफबीआर की 500 अरब की करप्शन 100% खत्म करेंगे, गैस की 100 अरब की बिजली की चोरी 100% खत्म करेंगे, 260 अरब की बिजली की जो चोरी है वो भी खत्म करेंगे, 300 अरब के व्हाइट एलिफेंट्स पीआईए केईएससी वगैरह है। गोया आप अगर वहां से 1160 अरब रुपए जनरेट कर लेते तो फिर तो ये बजट नजर आता था, ठीक है। अब तो बंदा जो बिल्कुल अनजान है वो भी समझता है कि ये लॉलीपॉप दिया गया है। अच्छा, इसमें मुगल साहब ये भी तो पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1.1 ट्रिलियन जो है वो पीएसडीपी में रखा गया है, और अगर हम इसकी एवरेज निकाल के देखें पाकिस्तान की पॉपुलेशन पर तो तकरीबन एक बंदे पर 5-6 हज़ार रुपए रखे गए हैं, और एक फैमिली अगर 4-5 बंदों की हो तो 30,000 रुपए पर फैमिली जो डेवलपमेंट के जो मंसूबे हैं ये भी तो इस गवर्नमेंट ने बताया है कि वो आपने बड़ा अच्छा कहा, लेकिन साथ ये भी सोच लें कि अगर एक 6 अफराद के घराने पर 30,000 रुपया खर्च हो रहा है तो 6 अफराद के घराने पर 72,000 रुपए का मुल्की और गैर मुल्की कर्जा भी चढ़ा दिया गया। जी, मैं बिल्कुल सही है मुगल साहब, यहाँ पर रुकिए जरा। शाजिया मरी साहबा कुछ कहना चाह रही हैं। जी शाजिया साहबा। समी साहब, देखिए, नंबर्स किसी को बुरे नहीं लगते। आप जितने अच्छे नंबर्स बताएंगे और उन नंबर्स से आप जितना ज़्यादा आवाम को कनेक्ट करेंगे तो यकीनी तौर पे नंबर्स तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जो चीज़ डूएबल है, जो करने जैसी है, मैं उस पर ही बात पहले भी कर रही थी कि गैर हकीकी नंबर्स जहां कलेक्शन है वो भी नहीं समझ आ रही कि पहले ही आपके एस्टिमेट्स मीट नहीं हुए हैं अभी तक, और 2000 तक आप पहुंचे हैं और आपने उससे भी ज़्यादा आने वाले बजट में तखमीना कलेक्शन का लगा दिया है। सूबों पर आप इन्हिसार कर रहे हैं, लेकिन सूबे अपनी कलेक्शन इस वक्त तक इतनी कर चुके हैं, तो फिर आपने ये कलेक्शन का जो फिगर है ये आप कैसे ले आए? इसी तरीके से आपने 360 बिलियन से लेकर 540 बिलियन तक पीएसडीपी का जिक्र किया है, आपने इंक्रीज दिखा दिया, बहुत अच्छी बात है, तरक्की होनी है। कैसे ये फिगर आप रीच करेंगे, वो क्या स्ट्रेटेजी होगी? देखिए, दुरुस्त फरमा रही हैं आप, बेसिकली आप शाजिया साहब दुरुस्त फरमा रही हैं, उसमें कोई हल नहीं है, ये कैसे होगा? कि फिगर जो है थ्रो करना तो आसान है कि पैसा कहाँ से आएगा हमारे। अच्छा मुगल साहब, हमारे साथ ही रहिए क्योंकि वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो शहजाद चौधरी साहब से ये पूछेंगे कि ये जो तवक्को की जा रही थी कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट ने ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की जिससे ये हमें अंदाज़ा हो सके कि जो इस वक्त टैक्स टू जीडीपी रेशो है उसमें मुस्तकबिल करीब में कोई इजाफे का इम्कान है। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बजट पर बहस जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम मुगल साहब, शाजिया मरी साहबा और वहीद रामे साहब, और अब हम चलते हैं शहजाद चौधरी साहब के पास जो हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, ये कोई ऐसा हुकूमत ने काम नहीं किया जिसमें हमें ये नज़र आए कि टैक्स नेट में इजाफा होगा, और वो जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो वही 9% से नीचे है। तो जो मुश्किल फैसला कहा जाता है वो आवाम पर डाल दिया गया, जीएसटी में इजाफा और दूसरे टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स। गरीब आदमी के लिए तो हर चीज़ महंगी कर दी गई है, लेकिन वो क्लास जिससे टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, जो नादरा ने आइडेंटिफाई किया, 32 लाख लोग ऐसे हैं, उसमें सिर्फ इतना कहा गया कि 5 लाख लोगों से कोशिश की जाएगी। जी, मैं आई थिंक आई फुली एग्री विद यू। देखिए, 9% अगर इस पिछले साल हमारा टैक्स जीडीपी था तो इस साल तखमीने में 8.9 आ गया।
ये कोई खुशाइंद बात तो बिल्कुल नहीं लगती, और ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि सारी दुनिया ये कह रही है कि जब तक आप खुद अपना टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे, अपना टैक्स जीडीपी नहीं बढ़ाएंगे, तो हम आपकी कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो सबसे बढ़ के सामने नज़र आ रही है चीज़ इन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद और पढ़ने के बाद और सुनने के बाद, वो ये है कि पॉलिटिकल विजन जो होनी चाहिए थी इस बजट के अंदर अनफॉर्चुनेटली शामिल नहीं हो सकी। ये बजट बड़ा क्लियरली लग रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स ने बनाया है, और चूंकि हुकूमत अभी आई ही थी कि उनको ये बजट पेश करना पड़ गया, तो शायद बेहतर ये होता कि वो कुछ और वक्त ले लेते, चाहे 2 हफ्ते 10 दिन और ले लेते, और बजट थोड़ा सा डिलेड पेश करते। गो कि उनको ज़रूरत है कि मनी बिल, फाइनेंस बिल जो है वो पास हो जाए 1 जुलाई से, जबकि न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, उसके लिए कुछ ज़रूरत है कि इतनी डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन मैं समझता हूँ या फिर उनको मिडनाइट ऑयल जिसे कहते हैं बर्न करना चाहिए था, ताकि अपनी पॉलिटिकल विजन इसमें इंक्लूड करते। मैं ये क्यों कहता हूँ? मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए, जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ, आप ये बात कर रहे हैं आपके, फॉर एग्जांपल उन्होंने टैक्स बेस बढ़ाना चाहिए था, वो टैक्स बेस एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होता। वो रेवोल्यूशनरी स्टेप के लिए आपके पास पॉलिटिकल कैपिटल था, आपके पास मैंडेट था, आप वो एक इनिशिएटिव ले सकते थे, नहीं लिया। अच्छा, अब उससे पहले आपने जिक्र किया कि नौजवानों को सपोर्ट की बात की जा रही है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, इन 3 लोगों को मिल के एक अगर वो ब्लूप्रिंट देते फ्यूचर का, तो उसके हिसाब से फिर डिटरमिन। यानी आपका ये कहना है कि जो एक विजन था वो आना चाहिए था, वो नहीं आया। अच्छा नाजरीन, इस वक्त हमें अकील करीम डैडी मारूफ सनतकार हैं कराची से, उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। अकील साहब, इस बजट में जो बात हो रही है, जो लगाया गया है विद होल्डिंग टैक्स परचून पे और रिटेलर्स पे, एक कोशिश ये है कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड किया जाए। आप ये बताइएगा कि ये काम माजी में तो नहीं हुआ, तो इस दफ़ा जो टारगेट्स हैं क्या वो अचीव हो जाएंगे, और फिर क्या हुकूमत इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने में कामयाब होगी? मेरा अपना ये ख्याल है कि जो बजट दिया गया है उसमें डेफिसिट कहीं भी कम नहीं हुआ, डेफिसिट उल्टा बढ़ गया है। तो मैं समझता हूँ जब सर्कुलर डेट आप रिजोल्व करके चल रहे हैं और डेफिसिट आपका बढ़ रहा है, तो फिर ये टैक्स लगाने से फ़ायदा क्या हुआ? आपने कुछ अचीव तो नहीं किया। मेरा ये ख्याल था कि इनके पास कुछ एरिया थे जहाँ ये पैसे मतलब अच्छा खासा डेफिसिट कम कर सकते थे। इनके पास एक प्राइस है गैस की ऑलरेडी शॉर्टेज भी है पाकिस्तान में, और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, और वो आप 70 से 75% फर्निश ऑयल से डिस्काउंट पे बेच रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पास ये एक ऐसा टूल था कि 300 से 400 अरब रुपए यहाँ से वो निकाल सकते थे। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस टाइप के स्टेप्स उन्होंने क्यों नहीं लिए। ये स्टेप्स लेने से हो सकता है डेफिसिट कम होता। डेफिसिट कम होने से फ़ायदा ये होगा कि आपके डेफिसिट जब कम होगा तो आपके इन्फ्लेशन नहीं आएगा, इन्फ्लेशन नहीं आएगा तो आपका इंटरेस्ट रेट भी कम रहेगा, इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो डेट सर्विसिंग आपकी कम रहेगी। तो ये सारे टूल एक साथ मिलते जुलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे को। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई डिसीजन देखने में नहीं आया कि आज आगे हमारी कोई मुश्किलात आसान हो। अच्छा अकील साहब, करंट अकाउंट जिसे हम बोलते हैं उसमें हमारा एक जो अमाउंट है वो बड़ी कम है, और हमने तकरीबन $3 बिलियन जो हैं वो भी IMF के वापस करने हैं। तो लगता ये है कि एक तो हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, और कुछ थोड़ा आप कमेंट फरमाइएगा, ये जो हुकूमत ने अनाउंस किया है कि कम मार्कअप पर नौजवानों को कर्जे देने की बात की गई है, और ये जो एक माजी में भी हमने स्कीम्स देखी, पीली टैक्सी, नीली टैक्सी, वो सारा पैसा जाया गया, इस पर कुछ कमेंट फरमाइएगा। देखिए, मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें बता दूं कि पाकिस्तान में करंट अकाउंट का इशू नहीं है, क्योंकि अगले साल हमें $2.5 बिलियन कोलेशन से आने हैं। $2 से $2.5 बिलियन आप सेकेंडरी मार्केट से लिस्टिंग से हासिल कर सकते हैं। $800 मिलियन आपको एतिसलात से आएंगे। $15 बिलियन आपका रिमिटेंस आएगा। 42 से 43 बिलियन की आपकी इंपोर्ट होगी। 28 से 29 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट होगी। तो मुझे करंट अकाउंट का इशू नहीं दिखता। इशू जो हमारा है, सबसे बड़ा इशू है डेफिसिट का, और 1600-1700 अरब का जो डेफिसिट दिखा रहे हैं, ये अच्छी, मैं समझता हूँ ये अच्छा साइन नहीं है हमारे लिए, क्योंकि आने वाले दिन हमारे लिए आसान होंगे। कमोडिटीज़ की प्राइस भी गिरी है, उससे भी हम बेनिफिशरी होंगे। और जो आपने बात की है कि ये जो नौजवानों को हमने जो ये कहा है कि 5 से 10 लाख रुपए उनको कर्जा दिया जाएगा, मैं समझता हूँ अगर ये डिसीजन इस तरह हो कि वो फुल प्रूफ हो और ऐसे लोगों को ये लोन दिए जाएं कि ये रिकवरी हो सके, फिर तो ये ठीक है। वरना पीछे जैसे पीली टैक्सी का हाल हुआ, इस तरह अगर जो इसका भी यही हाल होगा तो ये डेफिनेटली इस मुल्क के लिए फर्दर बर्डन होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि इतना बड़ा डेफिसिट का ये बजट जो दिया गया है, मैं समझता हूँ कि जब आप सर्कुलर डेट रिजॉल्व करके चल रहे हैं तो उससे आपके ग्रोथ अचीव होगी। ग्रोथ से ये होगा बेरोज़गारी दूर होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा।
तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन साथ में इतना बड़ा डेफिसिट रखना समझ से बाहर है। और मैं जो बार बार कह रहा हूँ, सेकंड टाइम मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि उन लोगों को जो गैस प्राइस यूज़ करते हैं, जो बेनिफिशरी हैं वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो पैसे बना रहे हैं। हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर ने इस साल जो परफॉर्म किया है पाकिस्तान में, मुझे नहीं लगता कि कभी भी इतनी प्रॉफिटेबिलिटी पहले कभी हमने देखी है। जब इतने ह्यूज बैलेंस शीट पे प्रॉफिट है तो ये सीमेंट सेक्टर है, फर्टिलाइज़र टेक्सर सेक्टर है, इनको हम किस बात की सब्सिडी दे रहे हैं? तो ये सब्सिडी मैं समझता हूँ किसी भी सूरत में हमें देना जायज़ नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा डेफिसिट आ रहा है हमें उसको कम करना है ताकि आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे। क्योंकि डेफिसिट की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो नॉन परफॉर्मिंग लोन बढ़ेंगे तो बेरोज़गारी होगी। तो ये चीज़ें बहुत सीरियस है जिसको इन्होंने टेक केयर नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि इनके पास अच्छी एक्सपर्ट लोगों की टीम है। मुझे लगता है ये बजट थोड़ा उजलत में बनाया गया, थोड़ा जल्दबाजी में बनाया गया है, शायद इन्होंने फोकस नहीं किया। टैक्स उन लोगों को लगाना चाहिए जो विंडफॉल प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं। हम इस बजट में नहीं देख रहे हैं कि जिन्होंने विंडफॉल प्रॉफिट बनाए हैं उन पर टैक्स लगाया गया। हमारे साथ ही रहिए अकील करीम साहब। वहीद रामे साहब, आपसे ये पूछना चाहूँ, अभी बेरोजगारी की बात हो रही थी, अकील साहब ने ये पॉइंट उठाया, तो आप तो फैसलाबाद में है जहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो ये जो बजट है इसमें हमें कोई ऐसी चीज़ तो नज़र नहीं आ रही कि जिससे कोई रोज़गार के मौके पैदा होने की उम्मीद हो। अलबत्ता जो कर्जा दिया जा रहा है पता नहीं वो कैसे वापस होगा, नौजवानों से ये बात की गई है। हाँ जी, हमारा भी यही है कि एक तो कर्जा है, अगर ये वापस ना आया तो इससे भी पाकिस्तान के अरबों रुपए जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। और सिर्फ एक ही होप है जो बिजनेस कम्युनिटी को है कि जो इनका सर्कुलर डाटा है उसको कम करेंगे, एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे। और फिर ये यकीन दहानी इस बजट में करानी बहुत ज़रूरी थी कि मिनी बजट जो है वो दोबारा साल में दोबारा नहीं आएंगे। आपके बिजली के रेट्स जो हैं वो दोबारा नहीं बढ़ेंगे, गैस के रेट्स जो हैं वो दोबारा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह एनर्जी की अनइंटरप्टेड सप्लाई हमें चाहिए उसी तरह हमें ये भी चाहिए कि बिजली और गैस के रेट्स जो हैं वो साल में बार बार ना बढ़ें, क्योंकि इस तरह हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होता है। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होता है ना हमारी एक्सपोर्ट वायबल रहती है ना हमारी लोकल इंडस्ट्री वायबल रहती है, और हमें सिर्फ जरूरत है अपनी इंडस्ट्री को चलाने की। बिल्कुल सही, आप दुरुस्त फरमा रहे थे कि मिनी बजट नहीं आना चाहिए और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी कम अगर आप रखेंगे तो इंडस्ट्री जो है वो उसमें इजाफा होगा। वहीद रामे साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बजट पर गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। वफाकी बजट पर गुफ्तगू जारी है और मैं सवाल करूंगा इब्राहिम मुगल साहब से। मुगल साहब, गवर्नमेंट ने यह भी तो ऐलान किया है कि नई बस्तियां बनाई जाएंगी, तकरीबन 5 लाख घर बनाए जाएंगे गरीबों के लिए, तो ये गरीबों को भूली तो नहीं हुकूमत? हाँ, इस तरह के ये जो शोशे छोड़ते रहते हैं, ये लैपटॉप का शोशा, ये आशियाना का शोशा, ये मतलब ये है कि रोशन ख्याली का शोशा। लेकिन समी साहब, मैं 2-3 चीज़ें अमानत है आपकी वसासत से चाहता हूँ कौम को क्लियर कर दूँ। देखिए, एक बात तो ये है, आपने फरमाया कि जीडीपी हमारी जो है, जीडीपी में ग्रोथ नहीं आ रही। इस वक्त हमारी जीडीपी तकरीबन 25,000 अरब रुपए की है पाकिस्तान की। देखें, ये एक प्रिंसिपल है, 5 पिलर्स हैं कि आपकी जीडीपी में ग्रोथ आएगी। नंबर 1 क्या? मेगा प्रोजेक्ट्स। नंबर 2 क्या? नेचुरल रिसोर्सेज। नंबर 3 क्या? एग्रीकल्चरल इंक्रीज, चूंकि हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं। नंबर 4 बिजनेस इंक्रीज, लोग भाग भाग के बांग्लादेश जा रहे हैं। एंड नंबर 5 सर्विसेज को बेहतर करना। आज का बजट 100 मरतबा पढ़ ले, इन 5 में से किसी का भी जिक्र तक नहीं है। दूसरी बात मैं करूंगा आपसे क्या है कि आपने फरमाया कि ये 9 या 10% है हमारा जीडीपी टैक्स टू जीडीपी रेशो। अच्छा, ये एक करेक्शन कर ले। कौन आपको कहता है कि ट्रांसपोर्ट से टैक्स ना ले? कौन आपको कहता है कि डेवलपर से टैक्स ना ले? कौन आपको कहता है कि ज़राअत से टैक्स ना ले? और कौन आपको कहता है कि रिटेलर से टैक्स ना ले? समी साहब, ये 25,000 अरब की जो जीडीपी है, इसमें 12,500 अरब की जीडीपी ये 4 सेक्टर में है जो मैंने काउंट किए हैं। अगर कल कानून ये बन जाए, काला है या गोरा है, बड़ा है या छोटा है, जिसकी भी इनकम 4 लाख से ज्यादा है, ही इज लायबल टू पे द टैक्स। इस मुल्क में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक एक रिपोर्ट आई है, 50 लाख अफराद ऐसे हैं जिन्हें इनकम टैक्स
देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुगल साहब जो कह रहे हैं कि टैक्स नेट में लाना चाहिए और कोई हुकूमत को नहीं रोकता टैक्स कलेक्ट करने से। हाँ, यस। मैं अब जाऊंगा अकील करीम डैडी साहब की जानिब कि ये जो मुल्क की इकोनॉमी की बात हो रही है उसको बेहतर करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होती है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। तो इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं, ये बजट आपके सामने है, क्या आप समझते हैं कोई इंसेंटिव है मुल्क में नई इंडस्ट्री के लिए? इस वक्त तो मैं समझता हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर परफॉर्म भी कर रहा है, पोर्टफोलियो में भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के भी चांसेस बहुत हैं। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी, अगर ये डेफिसिट थोड़ा सा भी कम कर लेते ना तो ये इन्वेस्टमेंट कहीं गुना ज़्यादा आ सकती थी। तो मैं सिर्फ यही कह रहा था कि इस वक्त हमारे सारे हालात इंडिकेटर हमारे सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये सर्कुलर डेट जब आप इसके इशू को रिजॉल्व कर लेंगे तो आपकी इकोनॉमी काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेगी। लेकिन अकील साहब ये जो इन्होंने इसहाक डार साहब ने ये कहा है कि वो जो डेफिसिट है उसको कम कर रहे हैं, 6.5 का फिगर दिया है क्योंकि इस वक्त तो 8.5 है, तो बिल्कुल एक फौरी तौर पे तो जो डेफिसिट है वो तो दुनिया में कहीं भी बजट में ख़त्म नहीं हो सकता। नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये 500 बिलियन रुपए आपने सर्कुलर डेट के उस डेफिसिट में डाले हैं, वो डेफिसिट में डालने के बाद ये फिगर दे रहे हैं ना, तो वो मैं कह रहा हूँ कि जब आपको ये पता है कि आपकी सब्सिडी बिजली की ऑलमोस्ट कम हो चुकी है, तो जाहिर बात है कि अब ये पहाड़ जैसा सर्कुलर डेट नए सिरे से खड़ा नहीं होगा, इसमें भी कमी आएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी वजह से मैं कहता हूँ कि ये जो एक्सपेंडिचर हम दिखा रहे हैं, अगर इसमें से 300-350 बिलियन रुपए फर्दर रेस कर लेते और ताकि हमारा ये डेफिसिट कम होता। मैं बार बार जो डेफिसिट का कह रहा हूँ इसके इम्पैक्ट आगे जाके बहुत बुरे आएंगे, क्योंकि जब आपकी महंगाई बढ़ेगी, फिर आपने लोगों की सैलरी नहीं बढ़ाई, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम डैडी साहब। आप फरमा रहे हैं कि जो डेफिसिट है बजट में वो जब तक कम नहीं होगा तब तक इकोनॉमी हमारे काबू में नहीं आएगी। शाजिया मरी साहबा, एक आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि ये मंशूर में कहा गया था, नून ने भी कहा, आपने भी कहा कि कम अज़ कम उजरत जो है मज़दूर की वो 15,000 रुपये तय की जाएगी। आज वफाकी बजट में तो हमें ये नज़र नहीं आया। आप ये बयान फरमाइएगा, इस पर कमेंट भी कर दीजिएगा, और अब अगले 2-3 दिनों में सिंध का बजट भी आने वाला है, क्या आप कोई इस किस्म का फैसला करेंगे? ये समी साहब, मैं बिल्कुल इसी बात को दोहराऊंगी कि वफाकी बजट जो आज पेश किया यकीनी तौर पर मायूस कुन है, क्योंकि आवाम के हवाले से जो रिलीफ हम इसमें देखना चाह रहे थे वो हमें नज़र नहीं आई। जहाँ तक सवाल पैदा होता है वेजेस का, तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुश्किल तरीन जो दौर गुजारा है पिछले 5 वर्षों में, और बजट भी पेश किए हैं तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद, लेकिन कोशिश ये की है कि आवाम को वेजेस की मद में, सैलरीज़ की मद में रिलीफ दी जाए। और वाज़े ये बात आपके सामने है कि सैलरी स्केड्यूल रिवाइज़ हुआ है, 12,000 की तनख्वाह 24,000 पर पहुंची है, तो ये एफर्ट से पहुंची है। हमने भी बहुत सख्ती बर्दाश्त की है, बहुत बर्डन अपने ऊपर लिया है, लेकिन फिर भी आवाम को रिलीफ देना मैं समझती हूँ अवामी हुकूमतों की ही जिम्मेदारी है और उनसे ही आवाम तवक्का करती है। जहाँ तक सिंध के बजट का सवाल पैदा होता है, मैं ये तो नहीं कह सकती कि इस वक्त उसमें क्या चीज़ें नज़र आएंगी या कौन सी फिगर्स होंगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक अवामी हुकूमत इस वक्त सिंध में है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत यकीनी तौर पर आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ उनसे बन पड़ेगा उसमें वो पीछे नहीं रहेगी। और जहाँ तक मिसिंग चीज़ें हैं इस बजट में, माइनॉरिटीज़ का भी कोई जिक्र नहीं है। इस बजट में यूथ का जिक्र इसलिए है कि शायद अब वो इमरान खान साहब और नवाज लीग की एक कंपटीशन चल पड़ा है, लेकिन शाजी साहब हमारे साथ ही रहिए, हमारे साथ ही रहिए। मैं शहजाद चौधरी साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ, हमारे साथ ही रहिए। चौधरी साहब, डिफेंस बजट में इंक्रीज हुई है 15%। आप समझते हैं जो इस वक्त चैलेंजेस है हमारे मुल्क के अंदर भी, बॉर्डर्स पर भी, ये इंक्रीज़ काफ़ी है? समी साहब, ये इसमें 15% में 8 से 9% तो इन्फ्लेशन है और पीछे 5 या 6% रह जाती है जो कि एक्चुअल इंक्रीज समझी जाए। इसके मुकाबले में अगर आप भारत में देख लें तो हर साल पिछले कम से कम 5-7 सालों में 15 से 17% सालाना इंक्रीज़ हो रही है उनके डिफेंस बजट में। आज हम अगर $5 बिलियन पे बैठे हैं या $6 बिलियन पे बैठे हैं अपने पूरे दफाई बजट के अंदर, तो वो इस वक्त 42 से 45 बिलियन डॉलर पे बैठे हैं। लेकिन मुकाबले की बात नहीं है, हमें ये देखना है कि हम अपने मुल्क में क्या कर सकते हैं अपनी हद तक। दूसरा ये याद रखें कि कोलिशन सपोर्ट फंड और फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग जो है ये आज तक बहुत ज़्यादा ऑफसेट करती रही है हमारे डायरेक्ट मिलिट्री कॉस्ट ऑफ वॉर, और अब आगे चलेगा या नहीं चलेगा मुझे लगता नहीं है कि ये अब आयदा भी हमें अवेलेबल होगा या नहीं, तो उसकी कॉस्ट इससे अलहदा होगी। लेकिन मैं छोटी सी चीज़ आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए बड़ा साफ नज़र आ रहा है
कि दो चीज़ें हमें फेयरली कहनी चाहिए हुकूमत के बारे में। एक तो शायद वो ये सोच रहे हैं कि गवर्नेंस बहुत अच्छी करके जहाँ लीकेजेस हैं उसको प्लग करने की कोशिश करेंगे। अगर ये बात है तो कम से कम कुछ अदारों में जो उन्होंने इनिशियल स्टेप्स लिए हैं वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है इन द मैनर ऑफ हाउ दे परहैप्स आर सीन टू बी मूविंग इन दैट डायरेक्शन। यानी मुझे नहीं नज़र आता कि PIA, सिविल एविएशन या बाकी स्टील मिल वगैरह इस वक्त कोई उनकी लाए अमल इस किस्म का है जो कि कोई होपफुल या प्रॉमिसिंग हो। और दूसरा ये हम कह सकते हैं कि अगर उन्होंने 1.1 ट्रिलियन जो है PSDP में रखा है तो क्या वो कोई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रोविंसेस को देख रहे हैं प्रोविंसेस के अंदर, जिससे हो सकता है कि एक सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ को कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो। लेकिन जब तक आप अपने अवाम के साथ खुली डायरेक्ट बातचीत नहीं करेंगे वज़ीर आज़म के तौर पे या वज़ीर ख़जाना के तौर पे, तो लोग हमेशा इन तरह कंफ्यूज ही रहेंगे कि आप करना क्या चाहते हैं, किस तरह से वहाँ पहुँचेंगे और आपके पास क्या तरीके हैं वहाँ जाने के। तो ये तीनों चीज़ें अनफॉर्चुनेटली अभी तक हल नहीं हुई। मेरा अपना ख्याल ये है कि वज़ीर ख़जाना को ना सिर्फ मनी बिल अगले 20-21 दिनों में तब्दील थोड़ा बहुत करना पड़ेगा टू कैटर फॉर ऑल दीज वेरिएशन जो कि बताई गई हैं, साथ ही साथ उनको इस दौरान मेरे ख्याल में 2, 3, 4 तकरीरें अवाम के साथ कॉन्टेक्ट करके बात करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा। अच्छा शाजिया मरी साहबा, जो बजट आया है इसके मुताबिक तो जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें मसलन जैसे कैनोला पर लगाई गई है ड्यूटी, तो कुकिंग ऑयल भी महंगा हो जाएगा। शादियां जो होती हैं वहाँ पर भी विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया गया है, हज पर भी टैक्स लगा दिया गया है, हर चीज़ महंगी कर दी है इस हुकूमत ने। जी बिल्कुल, शादी हॉल्स पर तो खासा फोकस किया गया है। मेरा ख्याल है पंजाब में भी इनका खासा फोकस इन शादियों पर, शादी हॉल्स पर रहा है। लेकिन देखिए टैक्स नेट को बढ़ाना इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम खुद कहते हैं कि स्कोप को बढ़ाना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं अभी भी। बिल्कुल उजलत में ये तमाम काम हुआ है, लफाजी बहुत है और कुछ ज़्यादा ही इसमें हर जगह जहां वज़ीर आज़म साहब का जिक्र नहीं था, नाम नहीं था, वहां इसहाक डार साहब खुद ये कह रहे थे, जहां लिखा भी नहीं था किताब के अंदर, उनको जिक्र भी उनका नहीं था। वज़ीर आज़म साहब को अगर बात करनी है तो वो खुद कौम से खिताब करें, खुद बताएं कि वो आगे क्या डायरेक्शन लेंगे। लेकिन आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, मैं नहीं समझती को कोई ऐसा मार्का किया है, और मैं क्या, मेरा ख्याल है यही मेजॉरिटी लोगों का ओपिनियन सामने आया है। लेकिन शाजिया साहबा एक बात जो मुबस्सिरीन कहते हैं कि जो 5 साल माजी की हुकूमत थी उसने इतने ज्यादा कर्ज लिए, इतना ज्यादा जो स्टेट बैंक से पैसा लिया, जिसकी वजह से जो इस हुकूमत को इकोनॉमी मिली है वो तो बड़ी तबाह हाल इकोनॉमी थी और वो इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। समी साहब ये मत भूलें कि इस मुल्क में जितने सूबे हैं उस मुल्क में उन सूबों के अंदर अपनी अपनी हुकूमतें भी हैं। पंजाब भी एक बहुत बड़ा सूबा है, 62% से ज़ायद की पॉपुलेशन। जब नवाज़ लीग संभाल रही थी तो ओवरड्राफ्ट भी नवाज़ लीग चला रही थी अपनी हुकूमत को। सस्ती रोटी हो या दानिश स्कूल हो या दीगर स्कीम्स हो, उसके लिए भी बहुत पैसा उन्होंने वफाकी हुकूमत से लिया। और हर सूबे के पास अपना एक रिकॉर्ड होगा, तो सूबों को अगर वफाकी हुकूमत ने दिया है तो फाइनेंशियल बर्डन अपने ऊपर भी लिया है। और जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि टैक्सियों की स्कीम का, तो एक स्कीम हमें इससे मिलती जुलती अब फिर गाड़ियों की नजर आ गई है। अब इससे किसको फायदा होना है? बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहबा, शहजाद चौधरी साहब, क्योंकि हमारे पास वक्त का अब खत्म हो गया है। लेकिन बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वफाकी बजट है, ये अगर हुकूमत जो उन्होंने अपने टारगेट्स बताए हैं अगर वो उनको हासिल कर ले तो शायद बजट में खसारा जो है उस पर भी कमी हो जाएगी और तवानाई का बहरान भी अगर हल हो गया तो इकॉनमी अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरीज और एनालिसिस के साथ। अपना और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।